नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका YouTube के चैनल एग्जाम कार्ड लाइव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जीडी के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, उनकी व्याख्याओं को आपको समझा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझाया जाए। तो आज हम लोग 8 फरवरी 2023 को जो तीसरी शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके बारे में आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या है? विशु। विशु एक पर्व है जो मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो विशु मुख्य रूप से एक पर्व है जो भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि भैया जैन है, बौद्ध है, पारसी है, तो भाई हिंदू त्योहार है। कौन सा है ये? हिंदू त्योहार है। तो अब यूँ माने तो हम यहाँ पर देखें तो विशु, विशु शब्द से ही आपको पता चल रहा है। विशु, विशु शब्द से ही आप देख लीजिए कि ये विष्णु यानी भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है बेटा? भगवान विष्णु को समर्पित है। शॉर्ट में विशु है ना। तो विष्णु को ये समर्पित है और माना जाता है कि जैसे हमारे यहाँ मकर संक्रांति होती है, ओणम पोंगल होते हैं, उसी तरीके से ये त्योहार भी बाकायदा कहाँ मनाया जाता है? केरल के अंदर। दक्षिण भारत में कहाँ मनाया जाता है बेटा? ये केरल के अंदर मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में ये मनाया जाता है। तो विशु भगवान विष्णु को समर्पित है। मकर संक्रांति, ओणम पोंगल जी की तरीके से त्योहार है हमारा। उसी प्रकार से हिंदू धर्म को ये रिप्रेजेंट करता है। कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। दक्षिण भारत के केरल में मनाया जाता है। अगला हमारा जो प्रश्न है देखिए, 1 जुलाई 2017 को जब एक राष्ट्रीय जीएसटी ने केंद्रीय करों को समाहित कर लिया, तब कितनी पेट्रोलियम वस्तुओं को फिलहाल इसके दायरे से बाहर रखा गया था? तो देखिए, पेट्रोलियम वस्तुएं हैं 5। कितनी हमारे पास? 5, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक तरीके से कच्चा तेल है ना, मोटर को ले लेते हैं, या हम पेट्रोल को ले लेते हैं, जो फिल्टर जो हमारे यहाँ पेट्रोल आता है। उसी की तरीके से फिर अगर हम लोग और देखें तो प्राकृतिक गैस ले लीजिए, प्राकृतिक गैस है, और साथ ही एविएशन पेट्रोल। तो एविएशन, एविएशन जो पेट्रोलियम होता है एक तरीके से, इनको आप देखिए कि कच्चा तेल हो गया, मोटर हो गया, और पेट्रोल हो गया, यहाँ पर प्राकृतिक गैस हो गई, एविएशन पेट्रोलियम हो गया। ये ऐसे कुछ कारक और जो पदार्थ हैं जिनको जीएसटी के दायरे से पूरी तरीके से मुक्त रखा गया था। और दूसरा एक और पदार्थ है, वो है शराब। शराब को भी जीएसटी के दायरे से अलग रखा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1 जुलाई 2017 को जब राष्ट्रीय जीएसटी की जो केंद्रीय करों को समाहित कर रहे थे ये लोग, तो उन्होंने पेट्रोलियम वस्तुओं को फिलहाल इसके दायरे से अलग रखा था। तो कितने पेट्रोलियम वस्तु हो गई? 5 हो गई। कितनी हो गई बेटा? 5 हो गई। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि नवंबर 2022 तक, कब तक? नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड भारत के मुख्यमंत्री हैं? झारखंड के, यानी कि कौन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं? तो यहां पर देखिए, सबसे पहली बात ये कि ये जो मुख्यमंत्री हैं वो है हेमंत सोरेन। अब आप देखिए कि हेमंत सोरेन कौन? तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक है ना, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन, सोरेन के बेटे हैं, है ना, जिन्हें दादाजी कहा जाता है, दादाजी या दादा साहब। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शिबू सोरेन जी जो थे उनके बेटे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक भी थे शिबू सोरेन। उनके बेटे हैं हेमंत सोरेन, जो इस समय पर नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार अगर हम देखें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें, शिबू सोरेन जी के बारे में बात करें और हेमंत सोरेन जी के बारे में बात करें, तो ये सोरेन आदिवासी समुदाय से आते हैं और झारखंड का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हम शिबू सोरेन जी की बात करें तो ये बहुत
कोई मामूली शख्सियत नहीं थे। याद करिए आप पुराना पीवी नरसिम्हा राव का टाइम, जब बहुत बुरी स्थिति से हमारा देश गुजर रहा था और सिर्फ 140 ही सीटें एक तरीके से सत्ता पक्ष के फेवर में थी, और किस तरीके से नोटों के जो बैग थे, 12-12 करोड़ रुपए के नोटों के बैग पूरी तरीके से सदन में लहराए गए थे, दिखाए गए थे, बताया गया था कि देखो हमें खरीदा जा रहा है, हमें करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। वो अगर सीन किसी को याद होगा उस समय का, तो याद होगा कि शिबू सोरेन जी किस व्यक्तित्व का नाम था या किस व्यक्ति का नाम था। तो यहां पर इन्हीं के पुत्र हेमंत सोरेन, जिनको बाकायदा इस समय पर वो बने हुए हैं क्या, मुख्यमंत्री हैं कहां के, झारखंड के। अगला आप देखिए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होता है। इनमें से लू आप समझते हैं अभी जो चल रहा है, तो लू की वजह से सबसे ज्यादा क्या होता है भाई, हीट स्ट्रोक। क्या हो जाता है, तापघात, है ना। इससे क्या होता है, हीट स्ट्रोक। आप देखिए हीट स्ट्रोक हो गया, कोई भी व्यक्ति कहता है कि साहब हीट स्ट्रोक हो गया। अभी हीट स्ट्रोक की अलग अलग विधाएं देखिए। येलो अलर्ट यानी कि पीला अलर्ट कब होता है, पीला अलर्ट होता है 41 डिग्री से 43 डिग्री तक। क्या बोला जाता है ये, येलो अलर्ट यानी पीला अलर्ट। उसी तरीके से नारंगी, है ना, यानी कि नारंगी जो अलर्ट है वो कब माना जाता है, 43 से 45 के बीच में। 45, कुछ लोग 47 भी इसको मान लेते हैं यहां तक। और 45 से ऊपर लाल अलर्ट होता है। कौन सा होता है, लाल अलर्ट, 45 से ऊपर। तो 45 से ऊपर, 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लाल अलर्ट होता है। तो सरकार इनको एक तरीके से देख के चलती है कि किस तरीके से 41 से 43 तक पीला, नारंगी में 43 से 45 तक, लाल में 45 से ऊपर का जो तापमान है वो एक तरीके से हम लोग देखते हैं कि रेड अलर्ट के तहत आता है। और हम लोग सब जानते हैं कि हमारा जो एक तरीके से औसत तापमान माना जाता था, या एक तरीके से मान लीजिए कि गर्मियों में जिस तरीके से देख रहे हैं कि हम साल दर साल जो है तापमान है वो ऊपर ऊंचाइयों पर बढ़ता जा रहा है, ग्रीनरी कम हो रही है, हरित जो पट्टिकाएं थी वो पूरी तरह खत्म हो रही हैं, खेती बाड़ी की जमीन थी उस पर बिल्डर एक तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हुए चले जा रहे हैं, हम कंक्रीट के जंगल खड़े करते हुए चले जा रहे हैं। तो हीट स्ट्रोक की जो चीजें हैं वो काफी हद तक बढ़ रही हैं। हर जगह पर एसी आपको चलते हुए मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो जो तापघात है वो एक तरीके से मान के चलिए कि वो लू के कारण होता है। किसके तरीके से, लू के कारण होता है। अब देखिए चिलब्लेन, जो चिलब्लेन जिन्हें बिवाई कहते हैं, वो एड़ियां कहते हैं ना, जाकी फटी ना, क्या वो मैं भूल रहा हूं ना, है ना, बिवाई यानी कि बिवाइयों का मतलब एड़ियां फटना, है ना। बिवाइयों को हम लोग क्या बोलते हैं, एड़ियों को फटने वाली बात बोलते हैं। उसी तरह शीतदंश जैसे पाला वगैरह होता है, या फिर एक तरीके से क्या कहते हैं कि एक तरीके से शीत यानी कि ठंडी, जो ठंडी हवाएं होती हैं वो अगर कर लेती हैं तो उसे हम लोग शीतदंश कहते हैं। और अल्पताप जो होता है वो हमारे मॉडरेट तरीके से होता है। तो तापघात जो है वही लू के कारण होता है। देखिए बिवाई वाला, जाके पैर न फटी बिवाई, जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। तो जाके पैर न फटी बिवाई, अगर आप देखें कि हमारे मुहावरे बोले जाते थे कि जाके फटे न पैर बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। तो बिवाई हम लोग जानते हैं कि किसमें होता है, एड़ियों में होता है। अभी याद नहीं आ रही थी, अचानक से याद आ गया तो मैंने आपको बता दूं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा लू के कारण होता है। तो लू के कारण क्या होता है, तापघात होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 1994 में परम श्रेष्ठ शंकर दयाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत नाट्य विशारद, यानी कि शंकर दयाल शर्मा जी द्वारा प्रस्तुत नाट्य विशारद, जो नाट्य विशारद एक उपाधि है, वो जो शंकर दयाल शर्मा है उनके द्वारा ये एक तरीके से स्थापित है, वो किसको दी गई, तो वही वो दी गई जी पद्मजा रेड्डी को। जी पद्मजा रेड्डी को दी गई। अब क्यों दी गई, क्योंकि जी पद्मजा रेड्डी, देखिए जी पद्मजा रेड्डी। अब देखिए, अब ये जो रेड्डी हैं इनको किस लिए दी गई, कुचिपुड़ी के लिए। किसके लिए, कुचिपुड़ी के लिए, कुचिपुड़ी नृत्य के लिए दी गई थी। और हम सब जानते हैं कुचिपुड़ी नृत्य कहां होता है, आंध्र में होता है। कहां होता है, आंध्र प्रदेश में होता है।
तो आंध्र प्रदेश के लिए, ये कुचिपुड़ी के लिए जी पद्मजा रेड्डी को क्या मिला? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत नाट्य विशारद प्रदान किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला जो है ऑप्शन जी पद्मजा रेड्डी, यही आपका सही आंसर है। आगे देखिए, बागानी खेती। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बागानी खेती से ये बात हो रही है। बागानी खेती यानी बागानी खेती को हम लोग प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? तो क्या होता है, में क्या होता है कि भैया एकल फसल उगाई जाती है। कैसी उगाई जाती है? एकल फसल उगाई जाती है। तो एकल का मतलब होता है एक ही फसल। अब आप देखिए कि जैसे चाय के बागान, कॉफी के बागान, ठीक है, नारियल के बागान, ताड़ के बागान, रबर के बागान, इलायची के बागान, मसालों के बागान, ये आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, अलग अलग बागान है हमारे पास। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं कि जो मैंने आपको बागान बताए, ये ऐसा तो है नहीं कि भैया रबी खरीफ जायद ये सारी फसलें आई, 2-2 3-3 4-4 महीने हो गई और उसके बाद में काट के अलग कर दिया, अब नई फसल लेके आ गई। भाई इनको बड़ी सहेज के उगाया जाता है। ये फसलें, ये जो बागान हैं, ये लंबे समय तक चलते हैं। इनकी जो पौधे होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं और इनको लंबे समय तक के लिए उगाया जाता है, तभी इनसे हमें फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बागानों में एकल फसल, यहाँ पर देखिए एक ही तो फसल उग रही है, एक बार पौधारोपण कर दिया, उसी में से धीरे धीरे करके अब लेते हैं ना। चाय के बागान का आप उदाहरण देख लीजिए कि चाय के बागान हमने एक बार चाय का पौधारोपण कर दिया, अब उन्हीं में से हम कलियां चुनते रहते हैं ना, कलियां चुनते हैं। तो इस तरीके से, तो असम में देखिए कि असम के अंदर देखें, दार्जिलिंग के अंदर अगर हम देखें तो बाकायदा हम देखते हैं कि किस प्रकार चाय के जो बागान हैं एक बार लगाए गए हैं, उसके बाद में हम पत्तियों को चुनते रहते हैं। और आपको याद होगा कि भूपेन हजारिका जी जो हैं, उनका एक गीत भी था चाय के बागानों के ऊपर, आपको याद होगा। तो ये आप देखिए कि जो एक बहुत बड़ा एक तरीके से जो व्यवसाय है वो किसका? एकल फसल उगाई जाती है। बागानों में क्या करते हैं हम लोग? एकल फसल उगाई जाती है, एक बार ही लगाई जाती है और उससे हम फिर बार बार फल प्राप्त करते रहते हैं। तो वो क्या है? चाय है, कॉफ़ी है, नारियल है, ताड़ है, रबर है, इलायची है, मसाले हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, या आप काजू भी कह सकते हैं, तो बादाम भी कह सकते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं इनके बागान होते हैं और बाकायदा हम इनसे बार बार इनसे लाभ लेते रहते हैं। हमारा अगला है प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों के लोगों में का यानी किसका चित्र है? तो भैया सबसे पहले देख लीजिए, वो शेर है। कौन है वो? शेर है। अब वो बूढ़ा बब्बर शेर नहीं है, ये जो बंदा है, जो लोगो है, वो शेर का बेबी है, बच्चा है शेर का, शावक है। गुजराती भाषा में, किसमें बेटा? गुजराती भाषा में शेर के शावक को क्या कहते हैं? सावज। क्या कहते हैं? सावज। यही सावज कौन है? लोगों में, तो वो है सावज। और ये सावज कौन है? शेर है। समझ में आ गया? तो यहां पर क्या हुआ कि भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों के लोगों में सावज का चित्र है, जो एक शेर प्रजाति का है। किसका है बेटा? वो शेर प्रजाति का है। ना वो बाघ है, ना जिब्रा है, ना घोड़ा है, वो क्या है? सावज है। और मैं आपको बता दूं कि इस लोगो का उद्घाटन, अगर आपके प्रश्न में आ जाए लोगो का उद्घाटन, तो लोगो का उद्घाटन जो था वो हमारे गृह मंत्री जो है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने इसका लोगो का जो उद्घाटन किया था। तो अमित शाह जो है, अमित शाह सभी जानते हैं हम लोग, वो हमारे गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था बेटा? यहां पर आप देख लीजिए, 1995 में शुरू किया था। 1995 में ये ग्रामीण का जो रोजगार सृजन कार्यक्रम था वो शुरू किया गया था। कैसे शुरू किया गया था? तो खादी एवं ग्रामीण महिला केंद्र द्वारा। ठीक है, तो खादी एवं ग्रामीण महिला केंद्र द्वारा, है ना,
या इन्हीं लोगों के द्वारा इसको एक तरीके से शुरू किया गया था, सूक्ष्म और लघु मंत्रालय की तरफ से, सूक्ष्म और लघु मंत्रालय की तरफ से इसको शुरू किया गया था, है ना। तो खादी एवं ग्रामीण जो महिला केंद्र है उसकी तरफ से इसको रोजगार को शुरू किया गया था भारत के अंदर। और गांव स्तर पर ही लोगों को, कितने लोगों को, 2.5 लाख लोगों को, 2.5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करना इसका काम था। कितने लोगों को, 2.5 लाख लोगों को ग्रामीण स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना था। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह निम्नलिखित में से किन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की। तो यहां पर देखिए फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्या मिला था बेटा, स्वर्ण पदक मिला था। ठीक है, 1920 से ही लगभग ये खेले जा रहे हैं खेल। तो ये जो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह थे उनको दौड़ने के लिए, ट्रैक पर दौड़ने के लिए इनको स्वर्ण पदक दिया गया था। अभी हम लोग देखते हैं कि जो हमारे एक तरीके से जो राष्ट्रमंडल खेल, जो राष्ट्रमंडल खेलों की अगर हम बात करें तो बर्मिंघम खेलों में मीराबाई चानू को स्वर्ण पदक मिला है वेट लिफ्टिंग के लिए। तो आप देखिए कि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जो थे उन्हें किन खेलों में, यानी किन खेलों के लिए, तो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए उन्हें स्वर्ण पदक मिला था। कई बार यह ध्यान रखना कि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी के बारे में पूछा है और कई एग्जाम में मिल्खा सिंह के बेटे के बारे में पूछ लिया जाता है ना, जीव मिल्खा सिंह, उनके बेटे हैं जीव मिल्खा सिंह। आप लिख लीजिए, आपके हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि जो जीव मिल्खा सिंह है वो भारत के महानतम गोल्फर में गिने जाते हैं, वो गोल्फ के खेल से जुड़े हुए हैं, तो वो भी आप ऐड कर लीजिए। तो आप ये देखिए कि राष्ट्रमंडल जो खेल हैं इसके लिए इनको स्वर्ण पदक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1990 में 1990 और 91 और 1991-92 में पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में भारत में 2 वर्षीय कार्यक्रम लागू किए गए थे। यानी कि वैसे तो हमारे यहाँ पर पंचवर्षीय योजना होती है 5 साल की, क्योंकि 5 साल की हमारी सरकार चुनी जाती है। तो जो सरकार हम लोग जो चुनते हैं उसी सरकार के चुनने के आधार पर हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई सरकार 5 साल के लिए है, तो कोई भी जो का सरकार काम शुरू कर रही है, अपनी योजनाओं को लेकर आ रही है, वो 5 साल में पूरे कर लेगी। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हो पाता है कि सरकारें योजनाएं तो बनाती हैं लेकिन 5 वर्ष में पूरी नहीं कर पाती हैं। फिर वही तमाशा खड़ा होता है कि हमने इसका उद्घाटन किया था, हमने इसका फीता काटा था, हमने इसकी आधारशिला रखी थी, हमने इसको बनवाना शुरू किया था, फिर तेरी मेरी वाली जो कहानी है वो फिर अच्छी नहीं लगती है। सरकारों को उतने ही कामों को पंचवर्षीय योजना में शामिल करना चाहिए जितने वो 5 वर्ष के अंदर पूरे कर सकते हैं। ऐसी ही योजनाओं को वो लेकर के आए जिसे वो अपनी सरकार में 5 वर्ष के अंदर अंदर पूरा कर सकें। और मैं मान के चलता हूं कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें 5 वर्ष से ज्यादा का समय लगे। कोई दयालबाग का मंदिर है या फिर ताजमहल है जिसमें वर्षों लगेंगे। हम छोटी छोटी योजनाओं को लेकर आ सकते हैं, छोटे छोटे प्लान लेकर के आ सकते हैं और उनको जीवन उपयोगी, जन उपयोगी, यानी कि हर व्यक्ति की भागीदारी के साथ जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो 1990 और 91 की अगर हम बात करें तो 7वीं और 8वीं, कौन सी बेटा, 7वीं और 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो 2 वार्षिक कार्यक्रम इसमें लागू हुआ था। कब, 90, 91 और 91-92 में। आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमारा देश आर्थिक मुसीबतों से जूझ रहा था। हमारा जो मुद्रा भंडार था वो बिल्कुल पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था, रसातल में जाता जा रहा था। उस समय फिर क्या किया जाता? और फिर एक और बात हो चुकी थी कि उस समय बहुत ही फौरी तौर पर ही हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो दौर था ये एक राजनीतिक, कहते हैं कि राजनीतिक शिथिलता का दौर था। ये राजनीतिक शिथिलता के दौर की वजह से ही भारत में जो 2 वर्षीय कार्यक्रम था, जो 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत आते थे, उसमें वार्षिक कार्यक्रम चलाए गए, ना कि 5 वर्षीय कार्यक्रमों को चलाया गया था। हालांकि बाद में फिर पीवी नरसिम्हा राव सरकार आई और फिर उन्होंने जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है उनके साथ मिलकर के इन सारी चीज़ों को सुधारा, डूबती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात
बात की, पर कैपिटा इनकम को सुधारने की कोशिश की, और फिर से एक तरीके से कहते हैं कि नए युग का आगाज करने का काम पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। तो यहां पर देखते हैं कि वो कौन सी योजनाएं थी, वो 7वीं और 8वीं। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य में हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? हस्त मुद्राओं का, हाथों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हस्त लक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है। तो किससे लिया गया है? हस्त लक्षण मुद्रा ग्रंथ से लिया गया है। तो यहां पर अब आप देखिए कि मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम हमारा हम लोग देखते हैं कि कहाँ, केरल और इस वाले जो रीजन है साउथ का, दक्षिण का, वहाँ अमूमन होता है। तो हस्त मुद्रा का जो हस्त लक्षण जो दीपिका है, एक ग्रंथ है जिसे बताया जाता है कि जो नाट्य शास्त्र के जो रचनाकार थे भरत मुनि, वो भी इस तरीके के ग्रंथों से प्रेरित थे, और माना जाता है कि हस्त लक्षण दीपिका में कई ऐसे तत्व शामिल हैं जिनको नाट्य शास्त्र में शामिल किया गया था। तो ये जो केरल का, यानी कि एक तरीके से मान लें केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, यानी कि जो सुदूर दक्षिण के जो नृत्य हैं, चाहे वो उसमें हम लोग भरतनाट्यम को ले लें, कुचिपुड़ी को ले लें, या फिर कथकली को ले लें, ये जितने भी दक्षिण के नृत्य हैं, उनकी नृत्य मुद्रा, उनके हाथों की मुद्रा, उनकी आंखों की मुद्रा, वस्त्र विन्यास, इन सबको किसमें शामिल किया गया बेटा? तो उसमें ये सारी चीजें, हस्त लक्षण जो ग्रंथ है, इसके अंतर्गत बहुत सारे नृत्यों के बारे में बताया गया है। खासकर जो मोहिनी अट्टम में जो नृत्य की हस्त मुद्राएं हैं, वो हस्त मुद्राओं के बारे में बताया जाता है कि हस्त मुद्राएं कितनी है बेटा? यहां पर 24, यानी कि मोहिनी अट्टम नृत्य में 24 प्रकार की हस्त मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। कितनी हस्त मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है? 24 हस्त मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। बड़ा ही सांस्कृतिक नृत्य है, बड़ा ही एक तरीके से कहें कि लयप्रद है, और इसमें कई तरीके के जो एक तरीके से हम ये कह लें कि जो थीम है उनकी धार्मिक थीम है, और कई तरीके की सांस्कृतिक जो विरासत है उन सबको समाहित करते हुए ये जो नृत्य हैं ये बाकायदा आयोजित किए जाते हैं। आगे हम लोग अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं, वो हमारे कौन है? दूसरे चीफ डिफेंस जो है, डिफेंस स्टाफ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। पहले सभी हम लोग जानते हैं कौन थे? जो पहले डिफेंस स्टाफ अगर हम लोग देखें तो जो पहले डिफेंस स्टाफ थे उनकी जो मृत्यु थी वो एक हेलीकॉप्टर, किसमें? हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ, उस हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो भारत के जो दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उनके बारे में अगर हम लोग देखें तो उनकी जो नियुक्ति है वो आप देखिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के रूप में की गई थी। ठीक है, तो यहां हम लोग देख रहे हैं ये आपका जो भारत के पहले तो विपिन रावत, ये पहले थे। विपिन रावत को हम लोग देखें तो ये पहले थे। ये मैंने बताया ना, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। परिपथ में विद्युत धारा को द्वारा मापा जाता है। तो किससे नापा जाता है? अमीटर से नापा जाता है। हम लोग अमीटर से यानी कि एक तरीके से उसको नापने का काम करते हैं। किसको? विद्युत धारा को नापने का काम करते हैं। कोई भी रेजिस्टेंस होती है उसके अंदर जो विद्युत धारा है उसको मापने का काम करते हैं। जब उसमें प्रॉपर विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है, यानी पूरी किट होती है, तो उसमें हम एक शंट लगा देते हैं ताकि जिससे कि विद्युत धारा प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ सके और आपका जो गैजेट है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो परिपथ में विद्युत धारा को अगर देखें तो एमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला देखें फाहियान। यहां लिखा है फाशियन, लेकिन हम बात कर रहे हैं फाहियान की। यहां पर बात हो रही है फाहियान की। तो फाहियान के बारे में बताएं कि देखा है कि फाहियान ने डैश से अपनी घर वापसी की थी। तो कहां से की थी? बंगाल से की थी। कहां से की थी? बंगाल से की थी। वो बंगाल के रास्ते से गए थे। ये गुप्त शासकों के काल में भारत आए थे। किसके काल में आए थे? गुप्त शासकों के काल में, यानी कि चंद्रगुप्त के काल में। चंद्रगुप्त के काल में आए थे।
तो आप ही देखिए कि फाइयान के बारे में बताया जाता है कि उनकी जो घर वापसी थी वो कहाँ से हुई थी, बंगाल के रास्ते हुई थी। और इन्होंने फाइयान जो थे उन्होंने भारत का बड़े पैमाने पर दौरा किया था और बौद्ध स्थल, क्योंकि भाई फाइयान जो थे वो हमारे बौद्ध भिक्षु थे या यूं कह लें कि बौद्ध विद्वान थे। इनका जो उद्देश्य था बौद्ध क्षेत्रों का भ्रमण करना, बौद्ध केंद्रों का भ्रमण करना और यहाँ के जो बौद्ध विश्वविद्यालय थे उनमें शिक्षा ग्रहण करना और ऐसे क्षेत्रों का एक तरीके से इनका एक तरीके से दर्शन करना जो महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए थे। हालांकि जो गुप्त जो काल है, कई विद्वानों का मानना है कि फाइयान ने उनकी बारे में भी बात की है, उनकी प्रशंसा भी की है और किस प्रकार से इन्होंने एक जो कहते हैं ना कि पूरे भारत की जो माप लिखी है कि कितनी दूरी पर कौन सी चीज़ है, कितनी दूरी पे कौन सा स्थान है, ये यहाँ पर किस जगह पर है। तो इन्होंने बाकायदा अपना जो इनका ग्रंथ था उस ग्रंथ में बाकायदा इन्होंने इसका जो वर्णन करने का कार्य किया था। तो फाइयान अपने देश चीन किस जगह से वापस गए थे, बंगाल से। तो बंगाल से ही इनका कहते हैं कि वापस एक तरीके से अपने देश की ओर वापस जाना था। और सुनने में आता है यही है कि ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था संभवतः इसी बंदरगाह से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से डैश में हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति, देखिए यहां पर हरित क्रांति है और इसकी शुरुआत की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 1960। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो उसकी शुरुआत थी 1967 के बाद ही हम लोग देखते हैं कि वो शुरुआत हम लोग मानते हैं। तो 60s में क्या हुआ था, मुख्य रूप से 1960 में मुख्य रूप से शुरू हुआ था, लेकिन कहते हैं ना कि क्रियान्वयन वो 67 के बाद से ही हम लोग देखते हैं हरित क्रांति की शुरुआत। हरित क्रांति के तौर पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या काम किया था, तो हरित क्रांति के लिए सबसे पहले देखिए कि गेहूं और चावल, किसकी खेती, गेहूं और चावल की खेती पर ध्यान दिया था। वो क्यों ध्यान दिया, क्योंकि भैया गेहूं और चावल की खेती इसलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये जो खेती हैं ये अन्न प्रोवाइड कराती हैं, हमको अन्न उपलब्ध कराती हैं। तो इन खेतियों के बारे में कहा जाता है कि भाई हम जैसे अंग्रेज थे, औपनिवेशिक काल में हम लोग देखते हैं तो हम चाय उगाते थे, चीनी का उत्पादन भी कर लेते थे और साथ ही साथ हम लोग अगर हम देखें तो रबर की पैदावार करते थे, अफीम की पैदावार करते थे और इसके साथ साथ देखें कि नील की पैदावार भी हम लोग करते थे और कॉटन यानी कि कपास की पैदावार भी की जाती थी। अब ये चीजें तो खाने की तो है नहीं, यानी कि अन्न के मामले में, अन्न के उत्पादन के मामले में हम विदेशों पर निर्भर हो गए और जो कैश क्रॉप पर अलग अलग और तरीके की जो थी जिन्हें हम विदेशों में बेचा करते थे औद्योगिक उपयोग के लिए, उनकी पैदावार औपनिवेशिक टाइम में बढ़ती चली गई थी। तो ई नॉर्मन बोरलाग, ई नॉर्मन, आप इधर से देखिए, नॉर्मन ई बोरलॉग, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति को शुरू किया था। किस पे किया था, हरित क्रांति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया था। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन ने क्या किया था, इन्होंने भारतीय स्तर पर हरित क्रांति को शुरू किया था और जो विश्व स्तर पर नॉर्मन साहब ने किया था। तो विश्व स्तर पर नॉर्मन ने किया था, भारतीय पे एम एस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को शुरू किया था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है उसका जो 3 ऑप्शन है 1960 यही सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, संसद डैश से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है, तो भैया राष्ट्रपति से भी मिलकर बनती है, राज्यसभा से भी बनती है और लोकसभा से भी बनती है। यानी कि संसद जो होती है हमारी, जो हमारा जो पार्लियामेंट है, उसको बनाने के लिए हमें तीनों धड़ों की आवश्यकता होगी, हमें तीनों कारकों की आवश्यकता होगी, जिसमें पहले हैं कौन, राष्ट्रपति, दूसरे हैं कौन, राज्यसभा, तीसरी है कौन, लोकसभा, है ना। हम सब जानते हैं राष्ट्रपति हमारे देश के एक तरीके से हेड की तरह कार्य करते हैं, है ना, यानी कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं ये राष्ट्रपति। राज्यसभा के बारे में कहा जाता है कि क्या है, ये उच्च सदन है। क्या ये उच्च सदन है, कभी डिसॉल्व नहीं होता ये, है ना। उसी तरह लोकसभा क्या है हमारा, ये निम्न सदन है। क्या ये हमारा निम्न सदन है और इसे भंग किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। तो इस प्रकार से देखें ये जो तीनों चीजें हैं वो किसका हिस्सा है, ये हिस्सा है संसद का। किसका हिस्सा है बेटे, संसद का। तो इस तरीके से समझ में आ गया। अगला देखिए,
क्वेश्चन नंबर 17, संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद में दी गई है। तो आप देखिए 112 में, किसमें दी गई है? 112 में। अब यहां पर हम लोग देखें संसद के समक्ष बजट विवरण और आवश्यकता किसकी, यानी बजट की आवश्यकता हमको क्यों होती है, यानी बजट की हमको आवश्यकता क्यों है, ये किसमें बोला गया है हमको? अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 में ये बात बोली गई है कि संसद जो है उसके लिए हम एक तरीके से बजट पेश करेंगे। लेकिन 112 में क्या लिखा है ना? तो 112 में हम लोग देखें कि वार्षिक खर्चे, यानी कि जो भी है एक तरीके से वार्षिक व्यय विवरण, व्यय विवरण, यानी बजट की जगह हम लोग वार्षिक व्यय विवरण पर बात कर रहे हैं। तो वार्षिक व्यय विवरण जो हमारे हैं हम उन पर बात करते हैं। बजट जैसा शब्द जो है वो हमारे 112 में इसका कोई उल्लेख नहीं है। अब क्योंकि बजट जो शब्द है वो फ्रेंच शब्द बूजट से बना है। किससे बना है? बूजट। अब बूजट का मतलब होता है चमड़े का झोला, है ना? चमड़े का झोला या बैग, तो बूजट से बना है। तो बूजट एक फ्रेंच शब्द है जो ये बताता है कि ये चमड़े का झोला है, और ये फ्रांस यानी फ्रेंच जो ये शब्द है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 112 में विवरण दिया हुआ है, वर्णन किया गया है कि जो बजट है वो प्रस्तुत करना है। अगला देखिए, खाद्य श्रृंखला में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसतन कितना होना चाहिए? 10% ही उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचता है। तो यहां पर अगर हम लोग नीचे से देख लें, देखिए उत्पादक, है ना, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, अगर हम लोग ये कर दें, ये बना दें, तो यहां पर सपोज करिए हम लोग एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा रहा हूं। सपोज करिए गाजर में 1,00,000 कैलोरीज हैं। कितनी? 1,00,000 कैलोरीज हैं, ठीक है। अब गाजर को किसने खाया? खरगोश ने खाया। खरगोश को कितनी मिली? 10,000, ठीक है। खरगोश को कितनी मिल रही है? 10,000। अब इस खरगोश को किसने खा लिया? लोमड़ी ने खा लिया, है ना। तो लोमड़ी को इससे कितनी मिल रही है? 1,000, ठीक है, 1,000 कैलोरी। लोमड़ी को किसने खा लिया? शेर ने खा लिया, तो उसको कितना मिल रहा है? 10 कैलोरीज मिल रही है। तो ऐसे करके हम लोग कैलोरीज बना लेते हैं कि जहां भी देखेंगे आप इसी तरीके से देखिए कि कैसे कैसे ये बदल रहा है। यानी कि एक अगर आप कोई खरगोश गाजर खा रहा है तो उसको कितनी मिल रही है? 10। अगर कोई लोमड़ी एक खरगोश खा रहे तो उसको भी 10% ही मिल रहा है। अगर शेर ने एक लोमड़ी खा ली तो उसको भी ये 10% ही मिल रहा है। यानी कि हम नीचे से उत्पादक से लेकर के पृथक, द्वितीय और तृतीय, यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों स्तर पर अगर हम लोग देखें तो हमारा 10% का ही जो रेशियो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। प्रश्न नंबर 1986 में स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाना पड़ा था। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर था। तो 1986 की बात हो रही है ना। हम सब जानते हैं कि 1984 की बात, जहां पर हमने देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चलाया गया था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कब का था? ब्लू स्टार 1944 का था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर कब का है? 1986 का है। तो ब्लैक थंडर जो है ऑपरेशन, इस ऑपरेशन को कहते हैं कि अजीत डोभाल ने संचालित किया था। किसने किया था? अजीत डोभाल। कहां पर ये चलाया गया था? तो पंजाब के अमृतसर में, हरमंदर साहब में। तो हरमंदर साहब में ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो था उसको एक तरीके से चलाने का काम किया था।
और माना जा रहा था कि वहाँ पर आतंकवादी जो गतिविधियाँ हैं वो बड़े पैमाने पर इस समय चल रही हैं, और जो खालिस्तानी जो समर्थक थे उनको उन्होंने एक तरीके से गढ़ बना रखा था आसपास के क्षेत्र को, और बहुत सारा जो असला था, गोला बारूद था और अवैध जो हथियार थे वो एक तरीके से इकट्ठे कर लिए थे, और आतंकवादी जो गतिविधियां थी वो बड़े पैमाने पर बढ़ रही थी। तो लिहाजा भारत सरकार को ये जो ऑपरेशन जो था, ऑपरेशन थंडर, ब्लैक थंडर जो है ये शुरू करना पड़ा। तो जो हमारा 19 है उसका जो 1986 है ऑपरेशन ब्लैक थंडर, यही सही आंसर है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं? तो भैया वो है अनुसूची 8, यानी कि अनुसूची 8 में किसका वर्णन है? भाषाओं का। अब देखिए, जब हमारा देश का संविधान बन रहा था उस समय पर हमारे यहाँ पर 8वीं अनुसूची जो अगर हम बात करें तो उस समय पे कितनी भाषाओं का इसमें वर्णन है? तो सिर्फ 14 भाषाओं का। कितनी भाषाओं का वर्णन है? 14 भाषाओं का वर्णन है, यानी 14 भाषाएं थी इसमें सिर्फ। तो इस प्रकार से, लेकिन वर्तमान में अगर हम लोग देखें, है ना, तो 22 भाषाएं हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो कितनी भाषाएं इस समय पे? 22 भाषाओं को हम लोगों ने शामिल किया है। और हम सब जानते हैं कि हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, जैसे हम लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा समझते हैं, ये भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये भी राजभाषा है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा जो देश, एक विशाल देश, इसकी अपनी कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। जो भी भाषाएं हैं इनको एक तरीके से माना जाए कि ये जो भाषाएं हैं ये एक प्रकार से ये राजकीय भाषाएं हैं। तो हम लोग इस तरीके से देखें तो वो जो एक जो सिस्टम है हमारे देश का कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, तो 8 अनुसूची में वर्णन है हमारी भाषाओं से संदर्भित, यानी कि जो भाषाओं से संबंधित है वो इसी के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब हम लोग आपको एक बुक को एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए ये जो किताब है हमारे पास, है ना, बेस्ट बुक फॉर एसएससी कांस्टेबल जीडी। और मैं आपको बता दूं कि किताब आप जैसे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी कारगर होने जा रही है। 20 मॉक पेपर हैं इसमें, 12 सॉल्व पेपर्स हैं, 2013 से 23 तक के पेपर यानी क्वेश्चन पेपर इसमें शामिल हैं। 2023 में आप जो हमारे एग्जाम कार्ड लाइव पर कुछ जो वीडियोस देख रहे हैं, पेपर के एनालिसिस देख रहे हैं, हमारे जो एक जो फैकल्टी जो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके लिए जो कंटेंट लेकर के आ रहे हैं, एक साथ कई चीज़ों के बारे में समझा रहे हैं और आपको कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो अगर आपको इस YouTube पे भी समझ में नहीं आ पा रहा है या PDF शेप में भी अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है और आपने कहीं और से भी PDF अगर आपने डाउनलोड कर रखी है तो उसको आप अच्छी तरह नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके लिए यह सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस किताब को लें। हमने हर क्वेश्चन को QR कोड से जोड़ रखा है। पहली बार हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि अग्रवाल जो एग्जाम कार्ड है इन्होंने पहली बार हर प्रश्न को एक जो QR कोड दिया है, QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप प्रॉपर एक सटीक जानकारी ले सकते हैं, उनकी अच्छी से व्याख्याओं को पढ़ सकते हैं। तो ये जो किताब है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस किताब को जल्द से जल्द ले लें और बहुत ही जल्दी ये आपके पास मार्केट में उपलब्ध होने वाली भी है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।